नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद वशिष्ठ सोनी एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप लोगों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो जैसे कि विद्यार्थी मित्रों, अपन ने पिछली कक्षाओं के अंदर शैक्षिक नवाचारों के बारे में ज्ञान लिया और जिसमें अंतिम शैक्षिक नवाचार हमारा चल रहा था शैक्षिक भ्रमण, जिसको क्षेत्रीय भ्रमण या पर्यटन विधि भी कहते हैं। अब इस विधि के अंदर पिछली क्लास तक मैंने आपको लास्ट में एक डेफिनेशन करवाई थी स्ट्रैंक के अनुसार, जिसमें उसने कहा था कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जब विद्यार्थी को विद्यालय की चार दीवारी से बाहर के समाज में ले जाया जाता है तो इसे शैक्षिक भ्रमण की संज्ञा दी जाती है। अब ये शैक्षिक भ्रमण किस प्रकार आगे बढ़ता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ये जो अपने शैक्षिक भ्रमण है, तो ये जो शैक्षिक भ्रमण होता है, इस शैक्षिक भ्रमण के द्वारा सजीव व रोचक ज्ञान प्राप्त होता है। सजीव और रोचक ज्ञान प्राप्त होता है, मतलब इंटरेस्टिंग तरीके से नया नॉलेज हम इसमें गेन करते हैं। दूसरा, इस विधि के द्वारा प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, यानी कि इस मेथड से हम जो नॉलेज गेन करते हैं वो नॉलेज बिल्कुल स्टेबल होता है, स्थायी होता है विद्यार्थी मित्रों। इसके अलावा यह विधि प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट के चयन में सहायता करती है। यानी कि ये जो विधि है ये प्रोजेक्ट के चयन में सहायता करती है कि प्रोजेक्ट कैसा हो कैसा नहीं हो, उसका चयन करने में हमें ये क्या करती है, सहायता। प्रोजेक्ट कैसा होना चाहिए, इसके ऊपर बेस्ड नॉलेज हमको ये देती है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट के चयन में हमें क्या करती है, सहायता करती है। तो तीन बातें आपके सामने हैं कि एक तो सजीव और रोचक ज्ञान देती है, प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है, ये प्रोजेक्ट विधि के अंतर्गत प्रोजेक्ट के चयन में सहायता करती है। इसके अलावा यह विधि बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है। ये विधि बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि मानी जाती है, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड है और साइकोलॉजिकल वे में पढ़ी जाती है। तो बाल केंद्रित भी है और मनोवैज्ञानिक विधि भी इसको माना जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि इस विधि से बच्चों को जो भी अपन नॉलेज देते हैं, एक तो वो स्टेबिलिटी दिखाता है और दूसरा इस विधि से पढ़ने पे बच्चों को उबाऊ माहौल भी नहीं मिलता। इस वजह से मेथड कहीं ना कहीं बहुत ही इंटरेस्टिंग बच्चों को लगने लग जाता है। इसके अलावा यह विधि सभी स्तर की कक्षाओं हेतु उपयोगी मानी जाती है। ये जो विधि है ये तमाम स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी मानी जाती है, मतलब ये एक बेस्ट
टीचिंग मेथड है सभी प्रकार की कक्षाओं के लिए, चाहे वो छोटे बच्चे हों चाहे बड़े बच्चे हों। इस विधि के द्वारा आसानी से ज्ञान प्राप्त भी करते हैं और किसी प्रकार की समस्या भी उनको नहीं आती। तो ये तो है इस विधि की क्वालिटीज मान के चले आप। लेकिन अगर हम इस विधि के दोषों की चर्चा करें, तो इसके दोषों में जो मुझे इंपॉर्टेंट दोष नजर आता है वो ये है नंबर 1 पे कि यह मंद बुद्धि बालकों हेतु तथा समस्यात्मक बालकों हेतु उपयोगी नहीं है। समस्यात्मक बालकों के लिए उपयोगी नहीं है। मंद बुद्धि बालकों के लिए और समस्यात्मक बालकों के लिए विधि बिल्कुल बेकार है, उनको इस विधि से कोई लाभ नहीं मिलता। दूसरा, यह विधि के अंतर्गत या इस विधि के अंतर्गत, यह तो ठीक नहीं रहेगा, इस विधि के अंतर्गत दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस विधि के अंतर्गत दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, मतलब हम जा तो रहे हैं ट्यूर पे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें दुर्घटना होने की संभावना भी बनी रहती है। तो ये इस विधि से संबंधित कुछ क्वालिटी और कुछ दोषों की बातें मैंने की है। अब यहाँ पर आकर के हम कह सकते हैं कि शैक्षिक नवाचार होते हैं समाप्त। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों की ओर, जो हर बार आपके रीट के एग्जाम में मैथ्स के टीचिंग मेथड में बार बार पूछी जाती है। वो कौन सी है, वो क्या है, इनकी चर्चा मैं करूंगा। तब तक आप इसको कीजिए क्लियर, फिर अपन बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। चलिए जी, अब अपन बढ़ चलते हैं कुछ मुख्य शिक्षण विधियों पर जिनमें एग्जाम्स में सवाल आते हैं। जैसे कि अपन नंबर 1 पर लेते हैं व्याख्यान विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। अब लेक्चर मेथड क्या है, तो पहले तो इसको समझें आप। व्याख्यान विधि का सबसे पहली बात तो कोई जनक नहीं है, यह इसकी सबसे बढ़िया बात नजर आती है। अब व्याख्यान विधि क्या है तो इसको समझें। लेक्चर मेथड में कोई जनक नहीं है, लेकिन इसके अंतर्गत आपके कुल 3 पद आते हैं। कितने पद आते हैं? कुल 3 पद आते हैं। और वो 3 पद कौन कौन से हैं? तो नंबर 1 व्याख्यान पूर्व तैयारी, नंबर 2 व्याख्यान देना, और नंबर 3 विद्यार्थियों के द्वारा उसका क्या कर लेना? संग्रहण कर लेना। तो भैया ये 3 पद हैं जो लेक्चर मेथड में आते हैं। सबसे पहला पद आता है व्याख्यान से पहले की तैयारी, नंबर 2 पर आता है व्याख्यान देना, और नंबर 3 आता है विद्यार्थियों के द्वारा उसका क्या कर लेना? संग्रहण कर लेना। ये 3 पद व्याख्यान विधि में बहुत ही इंपॉर्टेंटली आते हैं। तो फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखें, यह विधि शिक्षण की प्राचीनतम विधियों में से एक है। यानी कि जो सबसे पुराने मेथड, सबसे पुराने टीचिंग मेथड आते हैं, उन पुराने टीचिंग मेथड्स में से इसका नाम भी एक है।
तो ये बहुत ही पुराने टीचिंग मेथड्स में से एक मेथड माना जाता है। बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, वैदिक काल से, गुरुकुल परंपरा से ये विधि चली आ रही है। दूसरी बात, यह विधि पाठ्यक्रम को शीघ्रता के साथ संपन्न करवाती है। मतलब सिलेबस को तेजी से खींचने की अगर कोई विधि है तो वो ये विधि है। ये सिलेबस को बहुत तेज गति से कंप्लीट करती है। इसके अलावा ऐतिहासिक विषय वस्तुओं की विवेचना करने हेतु उपयुक्त विधि है। मतलब कोई भी ऐतिहासिक कंटेंट है, उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देना हो तो इस विधि के सहारे से आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमें कोई ऐतिहासिक कंटेंट जैसे कि ताजमहल के बारे में पढ़ाना है, या साहब जैसे कि लाल किले के बारे में पढ़ाना है, तो उसके लिए मैं जब भी कोई कंसेप्चुअल बात बताऊंगा तो वो लेक्चर मेथड के माध्यम से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि उससे मेरा टाइम भी बचेगा और मैं एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा दे पाऊंगा। इसके अलावा यह विधि उच्च स्तर कक्षाओं में विशेष उपयोगी है। ये जो विधि है ये उच्च स्तर यानी कि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि मानी जाती है। बड़ी कक्षाओं में इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा 8वीं तक के 10वीं तक के टीचरों को सब माड़ा साहब कहते हैं, लेकिन 11th 12th के टीचर्स जो होते हैं उनको व्याख्याता या लेक्चरर कहा जाता है, क्योंकि वो सिर्फ लेक्चर देने का काम करते हैं। व्याख्यान के अंदर वो बहुत कुशल होते हैं, और कहीं ना कहीं पोस्ट जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसके अंदर वैसे वैसे नाम भी चेंजेस आते जाते हैं, जैसे व्याख्याता, फिर उसके बाद साहब असिस्टेंट प्रोफेसर, तो सब लेक्चरर के नाम से ज़्यादा जाने जाते हैं। इसके अलावा यदि व्याख्यान देने वाला कुशल वक्ता हो तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। मतलब ऐसा नहीं कि ये विधि अच्छी नहीं है, ये अच्छी विधि हो सकती है, लेकिन कब? तब जब व्याख्यान देने वाला एक अच्छा वक्ता हो, एक कुशल वक्ता हो। क्योंकि अब जब बोलने वाला अच्छा होगा तो वो इंटरेस्ट अपने आप ही क्रिएट कर देता है, इसलिए विधि अपने आप में तब इम्पोर्टेंट बन जाती है। तो आपने कुछ बातें पढ़ी, जैसे कि प्राचीनतम विधियों में से एक है, ये विधि पाठ्यक्रम को तेज गति के साथ संपन्न करवाती है। ऐतिहासिक विषय वस्तु विवेचना के लिए बढ़िया है, उच्च स्तर शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है, और यदि व्याख्यान देने वाला कुशल वक्ता हो तो विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। और एक बात, इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को कम परिश्रम करना पड़ता है। कम परिश्रम करना पड़ता है, यानी जो टीचर होता है उसे कम परिश्रम करना पड़ता है। कम मेहनत के अंदर भी इस विधि से
काफ़ी अच्छा आउटपुट लिया जा सकता है, लेकिन बशर्ते टीचर क्या हो, कुशल वक्ता हो। फटाफट क्लियर करो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब साहब इस विधि में क्वालिटीज के साथ में कुछ दोष भी आते हैं, जैसे कि नंबर 1 कि इसे संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल भी कहते हैं। ये जो विधि है इसे संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा टेलीफोन है जिसमें टीचर जो बोल रहा है उसकी आवाज़ तो बच्चों तक जा रही है, पर बच्चा जो बोल रहा है उसकी आवाज़ शिक्षक तक नहीं आ रही। इसका मतलब ये एक मार्गीय विधि है, वन वे रूट है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर सक्रिय है, बच्चा नहीं है। इस वजह से इसे संचार व्यवस्था का क्या माना जाता है? टूटा हुआ जाल भी माना जाता है। ठीक है, इसके बाद में लगा यह शिक्षक केंद्रित तथा अमनोवैज्ञानिक विधि है। मतलब ये टीचर सेंटर्ड है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं। और जो भी विधि टीचर सेंटर्ड होती है, चाइल्ड सेंटर्ड नहीं, वो विधि निश्चित रूप से मान के चलिएगा क्या होती है? अमनोवैज्ञानिक विधि होती है, अरुचिकर विधि होती है। इसके अलावा छोटी कक्षाओं तथा मंदबुद्धि बालकों हेतु उपयोगी नहीं है। मतलब छोटे बच्चों के लिए, मंदबुद्धि बालकों के लिए ये विधि उपयोगी नहीं है, क्योंकि वो समझ के सीखना चाहते हैं, रट कर नहीं। इसके अलावा नंबर 4, यह रटकर सीखने पर बल देती है, अतः प्राप्त ज्ञान स्थायी नहीं होता। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, कुछ दोष मैंने आपको इसमें बता दिया है कि इसे एक तो संचार व्यवस्था का टूटा हुआ जाल भी कहा जाता है, दूसरा ये शिक्षक केंद्रित और अमनोवैज्ञानिक विधि है, तीसरा ये छोटी कक्षाओं और मंदबुद्धि बालकों के लिए बेकार है, और ये रटकर सीखने पर बल देती है, अतः प्राप्त ज्ञान इसमें स्थायी नहीं होता। तो ये था विद्यार्थियों लेक्चर मेथड, एक बहुत ही छोटा और सूक्ष्म मेथड जो एग्जाम में आ जाता है। तो इसके अंदर हमारा उत्तर अब गलत नहीं हो सकता। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के ऊपर। चलिए विद्यार्थी मित्रों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगली विधि पर, जिसको हम कहते हैं प्रश्नावली विधि। अब प्रश्नावली विधि क्या है क्या नहीं है इसको समझिएगा। ये जो प्रश्नावली विधि है इसका दर्शन या विचार सबसे पहले किसने दिया था? सुकरात ने। सबसे पहले इस विधि का विचार आया था सुकरात को, जबकि सबसे पहले प्रश्नावली बना करके लेके आए थे वुडवर्थ, जो इस विधि के जनक कहलाते हैं। तो प्रश्नावली विधि का जनक कौन है? वुडवर्थ। तो ये ध्यान रखिएगा कि प्रश्नावली विधि जो है इसका दर्शन सबसे पहले सुकरात ने दिया था,
और दूसरा इसको बना के सबसे पहले वुडवर्थ लाया था, इसलिए ये इस विधि का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है। अब साहब प्रश्नों के निश्चित क्रम या आवली को ही प्रश्नावली कहते हैं। मतलब प्रश्नों की निश्चित आवली जो होती है उसे क्या कहा जाता है, प्रश्नावली कहा जाता है। इसका समास विग्रह भी जब आप करते हैं तो यही अर्थ निकल करके सामने आपको मिलता है। अगली चीज, सर्वप्रथम वुडवर्थ के द्वारा निर्मित प्रश्नावली का नाम पर्सनल डाटा इन्वेंटरी था। सबसे पहले जो वुडवर्थ के द्वारा प्रश्नावली का निर्माण किया गया था उस प्रश्नावली का नाम था पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा प्रश्न यदि मौखिक रूप से हो तब तो उस विधि को हम कहते हैं प्रश्नोत्तर विधि। लेकिन यही प्रश्न जब लिखित रूप में हो तब ये बनती है प्रश्नावली विधि। तो मौखिक रूप से जब पूछा जाता है तो प्रश्नोत्तर, और लिखित रूप में पूछा जाता है तो प्रश्नावली। और जब मौखिक प्रश्नोत्तर विधि का जनक पूछा जाए तो आपको बता देना है सुकरात, और जब वो प्रश्नावली यानी कि लिखित रूप में पूछे तो आंसर क्या हो जाता है, वुडवर्थ। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि प्रश्नावली विधि जो है इसका दर्शन दिया था सुकरात ने, जबकि इसके जनक है वुडवर्थ। प्रश्नों के निश्चित क्रम या आवली को ही प्रश्नावली कहते हैं। और सबसे पहले वुडवर्थ के द्वारा जो प्रश्नावली निर्मित की गई थी उसका नाम था पर्सनल डाटा इन्वेंटरी। प्रश्न जब मौखिक रूप में हो तब इसे कहा जाता है प्रश्नोत्तर विधि, जनक बन जाता है सुकरात। और जब यही प्रश्न लिखित रूप में हो तब इसे प्रश्नावली विधि कहते हैं और जनक बन जाता है वुडवर्थ। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब मुद्दा ये उठता है कि दो व्यक्ति आए थे जिनका नाम था रिली और लेविस। रिली और लेविस ने आकर के प्रश्नावली के 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए प्रश्नावली के। और उन 3 प्रकारों में एक का नाम था खुली प्रश्नावली, एक का नाम था बंद प्रश्नावली, और एक का नाम था चित्रित प्रश्नावली। तो रिली और लेविस ने प्रश्नावली के 3 प्रकार बताए, खुली, बंद और चित्रित। लेकिन साहब ये जो अपना भाई वुडवर्थ आया, इस वुडवर्थ ने प्रश्नावली के कितने प्रकार बताए थे? 4। वुडवर्थ ने प्रश्नावली के 4 प्रकार बताए, जिसमें एक तो बताई खुली प्रश्नावली, एक बताई बंद प्रश्नावली, एक बताई चित्रित प्रश्नावली, और एक बताई
मिश्रित प्रश्नावली। ये 4 प्रकार की बताई, खुली, बंद, चित्रित और मिश्रित, 4 प्रकार की बताई गई। अब ये 4 प्रकार क्या हैं क्या नहीं है, इसकी चर्चा हम करते हैं अगले पेज पर। फटाफट से इसको क्लियर कीजिए। चलिए जी, अब साहब जैसे कि नंबर 1 हम बात करें खुली प्रश्नावली। अब मुद्दा ये उठता है कि खुली प्रश्नावली है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, खुली प्रश्नावली विद्यार्थी मित्रों वो प्रश्नावली होती है जहां आपके विचारों को पूर्ण स्वतंत्रता है। आप अपने मन के विचारों को खुल करके इसमें अभिव्यक्त कर सकते हैं, इसके अंदर लिख सकते हैं। और ऐसे प्रश्न कौन से होते हैं ये आप सब जानते हैं, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक। तो मैं लिख देता हूं कि इसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है इस विधि में। अब कैसे होती है तो उसके एग्जांपल्स लिख देता हूं। इसके एग्जांपल्स में आपके निबंधात्मक प्रश्न, आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न और आपके अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं। तो खुली प्रश्नावली कौन सी, जहां विचार अभिव्यक्ति की क्या होती है, पूर्ण स्वतंत्रता, फुल फ्रीडम होता है। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं नंबर 2 पर, बंद प्रश्नावली। और बंद प्रश्नावली खुली प्रश्नावली के बिल्कुल विपरीत होती है। इसमें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। इसमें जितना पूछा गया है आपको सिर्फ उतना ही जवाब इसमें देना पड़ता है। तो जिस प्रश्नावली में विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती उसे हम बंद प्रश्नावली की संज्ञा देते हैं। और क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं, तो ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जितने भी प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वो सारे के सारे किसका पार्ट होते हैं, बंद प्रश्नावली का। तो लिख देता हूं कि इसके अंतर्गत विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती, जितना पूछा गया है सटीक वही आंसर इसमें चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सभी प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑल काइंड ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके अंतर्गत आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब आती है नंबर 3 पर, चित्रित प्रश्नावली। और चित्रित प्रश्नावली वो प्रश्नावली होती है जिसमें आपको कोई खाली चित्र या इससे रिलेटेड कोई चीज दे दी जाएगी
और आपको फिर पूछा जाएगा कि इसका नामांकन करो। अब नामांकन कैसे करें, नामांकन कैसे करें? ऐसी परिस्थिति में हमें फिर विद्यार्थी मित्रों जो काम करना पड़ेगा वो यही कि जैसे मान लो राजस्थान का खाली नक्शा दे दिया या साहब हृदय की आंतरिक संरचना दे दी और कहा कि इसमें नामांकित करो कि महाधमनी शिरा कौन सा है, अर्धचंद्राकार का पार्ट कौन सा है, पाई चित्र, आरेख, ये दे दिया, तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये चित्रित प्रश्नावली का उदाहरण हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल जो आएगा वही आएगा कि साहब नामांकन पूर्ति से संबंधित प्रश्न। क्लियर है? नामांकन पूर्ति से संबंधित प्रश्न किस प्रश्नावली में आते हैं? चित्रित प्रश्नावली के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है? इसके अलावा चौथा और लास्ट, मिश्रित प्रश्नावली। अब मिश्रित प्रश्नावली क्या है वो समझो। तो जब आपके खुली वाले प्रश्न, बंद वाले प्रश्न और चित्रित वाले प्रश्न तीनों एक जगह आके इकट्ठे हो जाएं, तो फिर जो प्रश्नावली बनेगी वो कौन सी प्रश्नावली होगी? मिश्रित प्रश्नावली होगी। तो ध्यान रखिएगा कि इसके अंतर्गत सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण पाया जाता है। सभी प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल पाठ योजना का मूल्यांकन पद और 10वीं 12वीं के परीक्षा पत्र, ये जो एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हैं? अपने मिश्रित प्रश्नावली के उदाहरण है विद्यार्थी मित्रों। क्योंकि 10th और 12th के जो बोर्ड के पेपर्स होते हैं उन बोर्ड के पेपर्स में कई प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण होता है। जैसे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं 4 ऑप्शन वाले, कुछ क्वेश्चन आपके एक शब्द उत्तर होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके अति लघुतरात्मक होते हैं, कुछ लघुतरात्मक, कुछ निबंधात्मक, जो ये सिद्ध करते हैं कि उनमें सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश है, इसलिए वो मिश्रित प्रश्नावली का उदाहरण है। अब विद्यार्थी मित्रों ये आपके सामने कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, फटाफट इसको देख लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, अब देखिए, अब ये जो विधि है इस विधि के भी कुछ उपनाम हैं। जैसे कि एक तो इसे व्यक्ति अनुसूची विधि भी कहा जाता है, एक तो इसे व्यक्ति अनुसूची विधि भी कहा जाता है, और दूसरा इसे कागज पेंसिल विधि भी कहा जाता है, पेपर पेंसिल टेस्ट। तो ये दो इसके उपनाम माने जाते हैं, एक तो व्यक्ति अनुसूची विधि और दूसरा कागज पेंसिल विधि। ये इसके दो उपनाम हैं और वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इस विधि का प्रत्यक्ष संबंध व्यक्तित्व मापन से है। यानी कि ये जो विधि है ये आपके व्यक्तित्व का मापन करती है। किसका मापन करती है? व्यक्तित्व का मापन करती है, पर्सनैलिटी का ये टेस्ट करती है। तो इसलिए विधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा।
फटाफट से क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट, अब ये जो विधि है, यह विधि वर्तमान समय की, यह विधि वर्तमान समय की प्रचलित विधि है। यानी आज के टाइम पर जो टीचिंग मेथड्स ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं उनमें से ये एक मानी जाती है। यानी कि जो प्रचलित विधियां हैं उन प्रचलित विधियों में से ये विधि एक मानी जा सकती है। इसके अलावा इस विधि के अंतर्गत विभेदकारिता का गुण पाया जाता है। इस विधि के अंतर्गत विभेदकारिता का गुण पाया जाता है। यानी इस विधि से ये आसानी से पता चल जाता है कि साहब कौन से बालक का स्तर क्या है। क्योंकि जब भी एक एग्जाम में आप बैठते हैं तो 3 प्रकार के स्टूडेंट जरूर जाते हैं, सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि और प्रतिभाशाली। तो उनमें अंतर कर लेने की कैपेसिटी अगर किसी विधि में है तो विधि कौन सी विधि कहलाएगी? प्रश्नावली विधि। यानी कि किस किस में अंतर करती है? तो एग्जाम्पल में लिख रहा हूं, ये अंतर कर लेगी प्रतिभाशाली छात्र, इसके अलावा सामान्य बुद्धि छात्र और इसके अलावा मंद बुद्धि छात्र। इनके अंदर ये विधि अंतर कर लेती है। इस वजह से इसे विभेदकारिता के गुण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इस विधि के द्वारा एक ही समय पर लाखों विद्यार्थियों का मूल्यांकन संभव है। यानी एक ही टाइम पर यह मेथड लाखों स्टूडेंट्स का मूल्यांकन कर सकती है। क्योंकि आप तो सब जानते हैं आजकल जितने भी एग्जाम होते हैं उनके जो फॉर्म्स सबमिट किए जाते हैं वो फॉर्म्स भैया बहुत अलग ही रेयर तरीके से भरे जाते हैं। उन फॉर्म्स के अंदर आप देखना लाखों की तादाद में बच्चे बैठते हैं, उनका एग्जाम भी होता है, कईयों का सिलेक्शन भी होता है। यानी एक टेस्ट, एक पेपर और लाखों बच्चों ने वो टेस्ट दिया, उनका रिजल्ट भी आया। तो एक ही समय पर लाखों बच्चों का मूल्यांकन भी इस विधि से हो जाता है। इसके फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। चलिए जी, ये तो है इस विधि की क्वालिटीज। अब हम बात करते हैं इस विधि के दोषों की। दोषों की बात करें तो इस विधि में दोष थोड़े ज्यादा हैं, 2-3 दोष हैं इंपॉर्टेंटली। जैसे कि नंबर 1, नकल की संभावना रहती है। किसकी संभावना रहती है? नकल की संभावना रहती है। कैसे रहती है तो समझो। वो ऐसे रहती है कि नकल हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि इशारेबाजी से, टाका झाकी से अपन क्या करते हैं, ABCD के जब ऑप्शन होते हैं तो पकड़ में जल्दी आ जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि नकल इसमें कोशिश करते हैं कई बार। तो ये इसकी संभावना इस विधि में जरूर रहेगी।
इसलिए सरकार के द्वारा सीरीज के ऊपर आधारित क्वेश्चन बनाए जाते हैं। एक तरफ के बच्चों को ए सीरीज, फिर बी सीरीज, फिर सी सीरीज, इस तरीके से क्वेश्चन जिगजैग तरीके से रैंडमली बांटे जाते हैं। इसके अलावा नंबर 2, अनुमान लगाकर उत्तर देने की संभावना रहती है। मतलब अपन गैस करके फिर साहब इसका उत्तर देते हैं, अनुमान लगाते हैं, तुक्का लगाते हैं, फिर उत्तर देने की कोशिश करते हैं। तो अनुमान लगा करके यानी तुक्का लगा करके काल्पनिक रूप से आंसर देने की इसमें कोशिश बच्चा कर सकता है और वो कभी कभी ठीक भी हो जाता है, लेकिन है तो दोष। इसके अलावा प्रश्न निर्माण करने वाले शिक्षक की मनोदशा का प्रभाव प्रश्नों पर दिखाई देता है। क्लियर है? तो प्रश्न निर्माण करने वाले शिक्षक की मनोदशा का प्रभाव, अगर मनोदशा विचलित है तो प्रश्नों पर भी असर जरूर होगा, और अगर मनोदशा ठीक है तो प्रश्न सामान्य श्रेणी के आ सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा होती है इस मेथड के अंदर। फटाफट इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर। अब साहब हम जिस मेथड की, जिस कंसेप्ट की अब चर्चा करना स्टार्ट करने वाले हैं, उस मेथड या कंसेप्ट का नाम है योजना, प्रायोजना या प्रोजेक्ट विधि। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड इन मैथमेटिक्स। विज्ञान और गणित शिक्षण में प्रयोग में आने वाला एक बहुत ही ज्यादा, पर्यावरण में भी प्रयोग करने वाला एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसको देखिएगा। इस विधि के बारे में सबसे पहले विचार जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था, जो कि क्या माने जाते हैं? दार्शनिक। ये फिलोसोफर थे और इन्हीं का एक शिष्य था जो आगे जाकर के इस विधि का जनक बना, जिसका नाम है विलियम किलपैट्रिक। क्लियर है? तो इस मेथड का जो विचार दिया था वो दिया था जॉन डीवी ने, जो एक दार्शनिक है, और इस विधि के जो जनक हैं वो हैं विलियम किलपैट्रिक, जो कि एक माने जाते हैं मनोवैज्ञानिक। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट विधि का विचार जॉन डीवी ने दिया, दार्शनिक थे, और प्रोजेक्ट विधि के जनक विलियम किलपैट्रिक है, जो कि क्या माने जाते हैं? मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। अब साहब यहां पर एक शब्द आया है प्रोजेक्ट, और ये जो प्रोजेक्ट शब्द है, इस प्रोजेक्ट शब्द की उत्पत्ति अभियांत्रिकी व आर्किटेक्चर विभाग से मानी जाती है। तो कल को कोई पूछ ले कि प्रोजेक्ट शब्द आखिर आया कहां से है, तो प्रोजेक्ट शब्द कहीं आसपास से ही नहीं, बल्कि यह हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और आर्किटेक्चर, जो कला विभाग है, जो मकान वगैरह के नक्शे बनाते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, उस विभाग से लिया हुआ शब्द है। दूसरी बात, प्रोजेक्ट शब्द की जो अवधारणा है, ये सन 1900 में रिचार्ड्स के द्वारा दी गई थी। ये भी ध्यान रखिएगा कि जो प्रोजेक्ट शब्द है, इसके बारे में विचार सबसे पहले सन 1900 में रिचार्ड्स को ही आया था, लेकिन प्रयोग नहीं हुआ था उस समय। तो ध्यान रखना, अवधारणा सन 1900 में रिचार्ड्स ने दी, लेकिन
प्रोजेक्ट शब्द का प्रयोग सन 1908 में इसी रिचर्ड्स के द्वारा अमेरिका देश में किया गया। क्या किया गया? अमेरिका देश में किया गया। तो अवधारणा पूछे तब भी रिचर्ड्स का नाम आएगा, लेकिन वर्ष हो जाएगा 1900। लेकिन शब्द का प्रयोग आएगा तब भी रिचर्ड्स आएगा, देश होगा अमेरिका, लेकिन सन बदल जाएगा 1908। तो ये कुछ बातें हैं प्रोजेक्ट मेथड की, फटाफट से इसको क्लियर कीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो कंटेंट्स हैं, ये सारे के सारे कंटेंट्स आपके कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट मेथड से रिलेटेड हैं। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट शब्द का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण सन 1908 में स्टीवेंसन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्टीवेंसन के द्वारा किया गया था सन 1908 में। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट शब्द को सन 1908 में अमेरिकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम का अनिवार्य हिस्सा बनाया गया। क्लियर है? तो दो नए फैक्ट पता चले कि प्रोजेक्ट शब्द का सबसे पहले जो वैज्ञानिक विश्लेषण था वो किया था सन 1908 में स्टीवेंसन के द्वारा, जबकि इस प्रोजेक्ट शब्द को सन 1908 में अमेरिकी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के द्वारा पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य हिस्सा भी बना दिया गया। फटाफट क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। इसके बाद में प्रोजेक्ट को सन 1911 में जॉन डीवी के द्वारा प्रयोजनवादी दर्शन का हिस्सा बनाया गया। यानी कि सन 1911 में जॉन डीवी ने इस प्रोजेक्ट को प्रयोजनवादी दर्शन का हिस्सा बना दिया। तो ये तो बहुत बड़ी क्रांति थी। इसके बाद में इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट नहीं बल्कि शिक्षण विधि के रूप में सन 1918 में शिक्षा क्षेत्र में लाने का कार्य विलियम किलपैट्रिक ने किया। अतः इन्हें प्रोजेक्ट विधि का जनक भी कहते हैं। क्लियर है? तो प्रोजेक्ट को सन 1911 में जॉन डीवी ने प्रयोजनवादी दर्शन का हिस्सा बनाया, लेकिन आगे जाकर के प्रोजेक्ट को विधि के रूप में लाने का काम सन 1918 में विलियम किलपैट्रिक ने किया। इसी वजह से इन्हें प्रोजेक्ट विधि का जनक भी कहते हैं। यह कंसेप्ट क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट, अब ये जो प्रोजेक्ट विधि है, ये जो प्रोजेक्ट विधि है, ये साहब
थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए 3 मुख्य नियमों का पालन करती है। प्रोजेक्ट विधि थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित किए गए 3 मुख्य नियमों का पालन करती है, और वो नियम जो हैं वो है जैसे कि आपके तत्परता का नियम, एक है साहब आपके अभ्यास का नियम, और एक है साहब आपके प्रभाव का नियम। तो प्रोजेक्ट विधि के 3 मुख्य नियम हैं तत्परता, अभ्यास और प्रभाव। इन 3 नियमों का पालन प्रोजेक्ट विधि करती है, इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फटाफट क्लियर करो इसको। चलिए जी, अब ये जो प्रोजेक्ट विधि है यहां से जो निश्चित रूप से सवाल बनेगा वो ये है कि प्रोजेक्ट विधि में कुल कितने पद आते हैं। तो प्रोजेक्ट विधि में कुल आते हैं 6 पद, और उन 6 पदों में सबसे पहला पद परिस्थिति उत्पन्न करना, दूसरा पद योजना का चयन करना, तीसरा पद योजना का कार्यक्रम बनाना, चौथा पद योजना को क्रियान्वित करना, पांचवा पद योजना का मूल्यांकन करना, और छठा और अंतिम पद लेखा जोखा व निष्कर्ष तैयार करना। तो ये इस प्रकार से कुल 6 पद आते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सबसे पहले परिस्थिति उत्पन्न की जाती है, फिर प्रोजेक्ट का चयन किया जाता है, फिर उसका कार्यक्रम बनाया जाता है, फिर उसे क्रियान्वित किया जाता है, फिर उसका मूल्यांकन किया जाता है, और अंत में लेखा जोखा और निष्कर्ष तैयार करके उसे कंप्लीट किया जाता है। फटाफट से इसको क्लियर करो, फिर बढ़ते हैं अगले पेज पर। नेक्स्ट, यह विधि माध्यमिक स्तर के शिक्षण हेतु उपयोगी मानी जाती है। यह विधि माध्यमिक स्तर के शिक्षण के लिए क्या मानी जाती है? उपयोगी मानी जाती है, यूजफुल मानी जाती है ये विधि। इसके अलावा यह विधि एनसीएफ 2005 से संबंधित है, यानी कि एनसीएफ 2005 के अंदर इस विधि को कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भूमिका में बताया गया है। यह बाल केंद्रित तथा मनोवैज्ञानिक विधि, मतलब यह विधि बाल केंद्रित है, मनोवैज्ञानिक विधि है। बच्चों को पढ़ने में इस विधि से मजा आता है, अच्छा मेथड माना गया। फटाफट से इसको क्लियर करो। लेकिन इस विधि के अगर दोषों की चर्चा की जाए तो नंबर 1, समय व धन बहुत अधिक व्यय होता है। दूसरा, छोटी कक्षाओं के लिए
उपयोगी विधि नहीं है, और तीसरा संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से संभव नहीं है। क्लियर है? तो ध्यान रखना, इस विधि के कुछ गुण हैं तो कुछ दोष भी हैं, जैसे कि समय और धन बहुत ज़्यादा लग जाता है, छोटी कक्षाओं के लिए बेकार है, संपूर्ण पाठ्यक्रम संभव नहीं है। तो ये थी आपकी प्रोजेक्ट विधि। इतना पढ़ के अगर आप प्रोजेक्ट विधि में जाते हैं तो मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपको इस विधि से नहीं होने वाली है। तो ये थी आपकी प्रोजेक्ट विधि। आज के लिए इतना ही, बाकी की चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।